प्रोफेसर अंजुल प्रकाश, आप इस राय से इत्तेफाक रखते हैं कि एवलांच, ग्लॉफ, बारिश, इन तीनों के कॉकटेल ने तबाही मचाई है। इसमें चीन की तरफ से जो बांध बन रहे हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बन रहे हैं, रिवर बेड्स जो हैं उनको डेविएट किया जा रहा है, उसको कोई लेना देना नहीं है। जी देखिए, ये जो पूरा क्वेश्चन है कि ये मैन मेड है कि ये नेचुरल डिजास्टर है, मैं इसको डेफिनेटली मैन मेड मानता हूं और ह्यूमन मेड मानता हूं, क्योंकि अगर आप 2023 की आईपीसीसी रिपोर्ट देखें तो उन्होंने वर्डिक्ट आउट कर दिया है कि इसमें कोई भी शक नहीं है वैश्विक स्तर पर कि जितने भी जो एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट्स हो रहे हैं, वो एक्सट्रीम इवेंट जिस तरह के हो रहे हैं वो क्लाइमेट चेंज से पूरी तरह से जुड़े हुए हैं। अब ये आपको मैं समझा देता हूं और आपके दर्शकों को आपके माध्यम से समझा देता हूं कि ये हुआ क्यों। ग्लोबल जो वार्मिंग है वो ऑलरेडी हम 1.5 डिग्री करीब पहुंच चुके हैं, जो कि एंड ऑफ सेंचुरी टारगेट था। 75 साल पहले हमने उसको कर लिया है। हम बहुत जल्दी से हमारे जो वैश्विक वार्मिंग हो रही है, अभी मैं तो हीटिंग बोलता हूं, वार्मिंग नहीं बोलता हूं, तो वैश्विक जो हीट हो रहा है वो बढ़ रहा है। एलिवेशन डिपेंडेंट वार्मिंग, जो ऊपर जितना आप जाएंगे तो वहां बहुत ज्यादा, क्योंकि सूर्य से नजदीक है, उनमें वार्मिंग ज्यादा है। वहां पे करीब 1 डिग्री से ऊपर ज्यादा जो नॉर्मल वार्मिंग है, ग्लोबल एवरेज से ऊपर ही रहता है वहां पे वार्मिंग। तो ग्लेशियर्स जो हमारे हर समय जो कट कट के जो आप इवेंट देख रहे हैं, ये सब ग्लोबल वार्मिंग का एक बहुत स्ट्रॉन्ग क्या बोलते हैं इम्प्लीकेशन जो है वो है, हम देख रहे हैं इस वक्त। तो ये टोटली हमारा किया कराया है। 2000 साल की जो हिस्ट्री है हमारी, जिसमें रिकॉर्डेड एविडेंस है, जिसमें ग्लोबल वार्मिंग का ये एविडेंस है, उसके कारण ये बताता है कि ये पूरा का पूरा जो है वो ह्यूमन मेड है। पहले नंबर 1 है। दूसरी बात जो वो है कि क्या हम इसको हम रोक सकते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग को रोकना तो वो सब कंट्रीज 192 193 कंट्रीज आप वापस आएंगे, साथ में आएंगे। उन्होंने पैक्ट किया है, हमने ऑलरेडी 1.5 डिग्री का प्लेज लिया था, लेकिन हम उससे ऑलरेडी ऊपर बढ़ चुके हैं। तो ये तो एक दूसरी बात है। बट यहाँ पे जो मैं इसमें प्रोफेसर दुबे से इत्तेफाक रखता हूं कि जैसे बहुत सारे टेक्नोलॉजिकली हम इसको एडवांस कर सकते हैं। इसमें ग्लेशियर्स मॉनिटरिंग होती है, बहुत स्ट्रांग मॉनिटरिंग होती है। चाइना इज वन ऑफ द कंट्रीज इन द वर्ल्ड हु हैज डन वेरी गुड मॉनिटरिंग। इंडिया भी इसरो बहुत अच्छा से मॉनिटरिंग करती है। ये इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर नहीं होती है डेटा, क्योंकि हमारा जो पूरा साउथ एशिया सिस्टम है वो कॉन्फ्लिक्ट ड्रिवन सिस्टम है। इंडिया चाइना, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया बांग्लादेश, इंडिया नेपाल। तो ये जो हम फ्रैगमेंटेड अंडरस्टैंडिंग है, इसके कारण हम तो आपस में शेयर नहीं करते डेटा। और मैं युक्तेश्वर साहब जो बोले, उन्होंने उनकी बात भी बहुत सही है कि ये इंफॉर्मेशन चाइना के पास बहुत जरूरी होगी, क्योंकि उनके पास रहती है इंफॉर्मेशन। ये ब्यूरोक्रेसी में फंस करके कैसे इंफॉर्मेशन आगे नहीं बढ़ी है, उसका एक वो जांच का विषय है। और रवि जी भी ने जो बहुत अच्छी तरह से बताया कि पहले वाले में, दूसरे वाले में आप देखिए तो अभी वार्निंग चाइनीज वार्निंग आ गई है ऑलरेडी कि अगले 75 घंटे जो है वो बहुत क्रूशियल है, कभी भी लेक फट सकता है। ये वार्निंग हमें पहले मिलती तो जितने लोग थे उनको हटाया जा सकता है। और मैंने नेपाल में काम किया है। नेपाल के जो डिजास्टर मैनेजमेंट है बहुत सोफिस्टिकेटेड है। मैं उनके लोगों से बहुत नजदीक से काम किया। उन्होंने बहुत अच्छे तरह से, जितना उनके पास संसाधन है, नेपाली जो संस्थाएं हैं वो बहुत अच्छे से काम करती हैं। और इसमें कोई भी ये शक नहीं है कि अगर इंफॉर्मेशन उनके पास होती तो वो तुरंत से, और आज की जो नई सरकार है उसमें और भी बहुत ज्यादा उन्होंने मेजर्स लिए हैं। तो आई टोटली गेट दैट नेपाली इंस्टीट्यूशन कैन डू दिस एंड डिलीवर इट, एंड दे डू इट ऑलरेडी नाउ, बट इट शुड हैव हैपेंड बिफोर। ठीक है रवि जी, क्या नेपाल के लोगों में गुस्सा नहीं है, आक्रोश नहीं है कि भाई चीन वैसे तो नेपाल का हितैषी बना फिरता है, चीन की तरफ से भी कहा जाता है कि हमारे लिए पितृतुल्य, मतलब अगर भारत और नेपाल की बात करें तो माता पिता की तरह से, हम दोनों में भेद नहीं कर सकते, अभी इतनी मोहब्बत है अभी चीन से। तो चीन से जो ये डिले हुआ, जो वहां पर हजारों लोगों की जान का और इतनी बड़ी महातबाही का वजह बना, तो वहां के लोगों में आक्रोश नहीं है? वहां के मीडिया में सवाल नहीं पूछा जा रहा कि भाई चीन के पास, जैसा कि प्रोफेसर अंजुल प्रकाश ने कहा कि उनके पास वन ऑफ द फाइनेस्ट इक्विपमेंट्स हैं ग्लेशियर्स को स्टडी करने के, और वहां तो हादसा हो गया ना, वहां तो टूट गया ग्लेशियर, तो वेल इन टाइम इन्फॉर्म नहीं किया, तो क्या चीन से सवाल नहीं है? जी किना जी, ऐसा लगता है हमें, क्योंकि उनका जो इमिग्रेशन ऑफिस है, कस्टम ऑफिस है, उनका इमिग्रेशन कस्टम ऑफिस ये भी चला गया, वहां के उनके लोग भी दबे हुए हैं। ये जो हादसा हुआ उनको भी बताते बहुत जल्दीबाजी हो गई कि उनका अपने लोगों को भी वहां से वो लोग बाहर नहीं कर पाए। तो इस वजह से क्या हो सकता है कि उनको, उन लोगों को पता कम होगा, मतलब बहुत जल्दीबाजी में हो गया। और वो क्योंकि 2 देशों का सिस्टम है, अभी इसी हिसाब से मुझे लगता है आज
बीजिंग में वहाँ के प्रेसिडेंट खुद शी जिनपिंग ने इसके लिए मीटिंग बुलाई है। उस मीटिंग में ये जो इसको केरुंग काउंटी के अंदर ये पड़ता है, तो उसके रेस्क्यू के लिए अंतरराष्ट्रीय हिसाब से मतलब समन्वय करने के लिए वहाँ ये एक डिसीजन कर किया है, मतलब वहाँ का मीटिंग में वो एक पास किया है। और आपको ये एक बता देता हूँ मैं, जैसे ये तो अभी तीनों देशों में इसका हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि चाइना में भी 500-700 लोग मिसिंग में है, नेपाल में मिसिंग है, और नेपाल में 33 देशों के लोग मिसिंग में है अभी। तो एक नेपाल गवर्नमेंट ने सबसे अच्छा चीज ये किया कि आपका सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये है एक रेस्क्यू और दूसरा लापता लोगों का ढूंढना। इसके लिए अब किस हिसाब से रेस्क्यू आगे बढ़ा जाएगा, ये नेपाल गवर्नमेंट ने आज ही से एक मतलब ऐप लॉन्च किया है, ये सेतु रैपिड ऐप करके ना, सेतु रैपिड ऐप करके ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से एक ये ऐप लॉन्च किया गया है। अभी दोपहर तक इस ऐप में कम से कम 1500 लोगों ने एप्लीकेशन दिया है, मतलब लोगों को ढूंढने के लिए, और उसमें कम से कम 12,000 लोगों मिसिंग है, इन लोगों को ढूंढना है करके उसमें एप्लीकेशन पड़ा हुआ है। तो मतलब ये 12,000 लोग मिसिंग रवि धामी जी, तो बहुत बड़ा नंबर है। ये गवर्नमेंट का प्रधानमंत्री कार्यालय के माता जो आईटी सेल है, वो आईटी सेल ने ये ऐप लॉन्च किया है। और उसमें मुझे आपको एक डाटा ही देता हूँ, 1567 लोगों ने उसमें फॉर्म मतलब फुलफिल किया है। उन लोगों में 12,000 लोग मिसिंग दिखाया गया है। 12,000 लोग मिसिंग है, सोचिए।